कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी हेल्प करता है कि हम छोटी से छोटी चीजों को देख पाए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं, बल्कि क्योंकि डिस्टेंट पे जब ऑब्जेक्ट होती है ना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो वो हमें छोटा दिखता है। जो एक्चुअल में छोटी चीजें हो ना, तो उसको देखने के लिए जो हमें डिवाइस हेल्प करता है, या वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी हेल्प करता है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर वो क्या, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसके बारे में क्या है। ये सबसे पहले इसमें कंसिस्ट होता है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक लेंस है, और ये लेंस कौन सा, हालांकि इसमें दो लेंसेज होते हैं। सबसे पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट के साथ अलोंग होता है, जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, जिस चीज को आप देख रहे हो, ये जिस चीज को देख रहे हो, जो दिखी ना वो उसकी इमेज होगी, लेकिन जिस चीज को आप देख रहे हो ना, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को फेस करने वाले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, और ये भी एक कन्वेक्स लेंस होगा। इसकी फोकल लेंथ कम होगी क्योंकि इसका अपर्चर भी स्मॉल है। छोटा लेंस होने की वजह से इसका फोकल लेंथ भी छोटी और इसका अपर्चर भी छोटा। ठीक है, तो ये f1 इसकी फोकल लेंथ ले लो, और ये स्मॉल होगी। देन f2, क्यों, क्योंकि f2 एक लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं। एक वो लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, वो भी कन्वेक्स है। उसका अपर्चर स्मॉल है और स्मॉल ही उसकी फोकल लेंथ है। दूसरी बात, वो जो आई की तरफ है, जहां हमारी आई है ना, हम उसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से चीज को, ठीक है, उस साइड भी एक लेंस लगा हुआ हमारे पास। वो जो लेंस है ना, वो आई को फेस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आई पीस। आई को फेस कर रहा तो आई पीस बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा तो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ठीक है, आई पीस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा है, साइज में इसका अपर्चर बड़ा है, तो इसलिए फोकल लेंथ भी इसकी बड़ी होगी। ठीक है, अब होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ए बी इसको मान लो, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हमने बनानी है इमेज। इमेज कन्वेक्स लेंस कैसे बनाता है आपको पता है। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, और इसमें रिफ्रैक्शन होती है क्योंकि ये खुद ट्रांसपेरेंट है। जब ट्रांसपेरेंट है तो इसकी लाइट बेंडिंग होगी, क्योंकि रे से डेंसर जा रही है तो अवे फ्रॉम द या टुवर्ड्स द, रे से डेंसर जा रही है अवे फ्रॉम द या टुवर्ड्स द, रेयर से डेंसर जा रही है, अगर डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर रेयर से डेंसर आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड, नीचे वाली साइड आ जाएगी, तो यहां पे जाके किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। और वही दूसरी एक और मैं रे ले लेता हूं, जो कि सेंटर से, जिसके अंदर डेविएशन आएगी नहीं, क्योंकि वो सेंटर से गुजर रही है, उसके अंदर डेविएशन नहीं आएगी। वो जाके उस लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगी, वहां पे बनेगी इमेज। दो इंसिडेंट रेस जब ये काटी, आप ये कहोगे पहले भी हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा, वहां पे तो एक ही रे थी, वहां पे दूसरी रे कौन सी, वहां पे हम ये जो इमेजिनरी लाइन लेते हैं ना, हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी रे मान रहे थे। उसके ऊपर जाकर पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट इमेज बन रही, लेकिन ये तो पॉइंट नहीं है, इसकी कुछ हाइट है। अब इसकी हाइट है तो मैग्निफिकेशन भी होगी भाई, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो उसका फिर क्या करेंगे, वो तो नहीं हुई ना फिर, तो इसलिए यहां पे इसकी हाइट है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी हम निकालेंगे। लेकिन यहां पे देखो जरा, ए बी की जितनी हाइट है उससे थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि हम छोटी चीजों की बड़ी इमेजेस देखना चाहते हैं। फिर भी ये इससे भी काम नहीं चलेगा। ये देखो, अगर हम सिर्फ अपनी आई से इस लेंस के बिना इमेज को देखते, शायद उतनी बड़ी ना दिखती जितनी हम देखना चाहते हैं। लेंस लगाकर हम माइक्रोस्कोप से छोटी चीजों को बड़ा देखते हैं ना, तो इतना काफी नहीं है ये, अगर जो ए डैश बी डैश है, इसलिए एक लेंस और लगाओ। जब एक लेंस और लगाएंगे, यहां से होगा क्या, यहां वाली जो पहुंची हुई इमेज है, इस इमेज से लाइट उधर, ये वही बात है जैसे यहां से मिरर में मैं अपने आप को देख रहा हूं, वहां दूसरा मिरर लगा हुआ है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जा रही है मेरी इमेज। मेरी जो पहले वाली इमेज थी वो फाइनल इमेज नहीं थी, वो वर्चुअल इमेज बन के वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस इमेज के लिए जो कि फाइनल इमेज हो। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहां पे जो इमेज बनी थी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा कब, जब यहां से फिर से रिफ्लेक्शन स्टार्ट, क्योंकि एक और लेंस है आपके पास। अब मुझे ये बात बताओ, जब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है, क्या एक ही जगह पर जब खत्म, लाइट सूरज की रोशनी मेरे यहां पे पड़ी, खत्म हो गई, बस नहीं, मेरे ऊपर पड़ने के बाद आपकी आंखों तक पहुंची तो आपको मैं दिखा। क्या सिर्फ आपकी आंखों तक पहुंची? जो भी अंदर आएगा मुझे देखेगा, मैं दिखूंगा ना उसको। क्यों? क्योंकि लाइट जो जहां जहां पे पड़ रही है, अच्छा मैं इधर देख रहा हूं, ये साइड उस बाहर वाले बंदे को देखेगी। क्यों? क्यों लाइट वहां पर पड़ के वहां रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, हमारे बल्ब इधर से लगा होता है, हम बैक साइड यहां से अपने आपको दिखा सकते हैं, दूसरे हमें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट वो वहां की तो यहां पड़ रही है, ये साइड देखनी चाहिए फ्रंट वाली, वो बैक साइड क्यों दिख जाती है? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से भी तो हो रही है ना। ये लाइट सीधी आई यहां पे, यहां से हमारे बैक पे,
ठीक है, वो चीज भी दिखेगी। मतलब ये चीज है कि जो जरूरी नहीं कि लाइट के सामने ही होना जरूरी है, लाइट का रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। लाइट और ये कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होती रहती है जब तक लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म ना हो जाती। ठीक है, अलग बात है अगर लाइट एंटर नहीं हो रही कहीं पे, वो एक अलग बात है। लाइट जा ही नहीं रही, कमरा बंद कर दो, वहां लाइट जा ही नहीं रही तो वहां तो अंधेरा होना है, वहां कहां रिफ्लेक्शन होगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक होल सा रख दो, उसमें क्या होगी, थोड़ी सी लाइट रे जो है वो अंदर चली जाएंगी, तो वो एक बीम सी लाइट की आपको दिखेगी। ठीक है, वरना इमेज को देखने के लिए आपको लाइट का होना बहुत जरूरी है। और लाइट भी कैसी है, ऐसी नहीं कि सीधी वो आप उसके ऊपर ही डाल दो जो चीज देख। मतलब मैं अगर चीज को देख रहा हूँ, मेरी आंखों पर सीधी ही रोशनी आप डाल दो, कहो कि चीजों को देख, तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उस चीज पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज तक आनी चाहिए, जाके रेटिना पे इमेज बन जाए। ठीक है, तो ये जो है ना, यहां से इस की इमेज बनेगी और ये लाइट रे यहां पे पहुंची और यहां से फिर से क्या होना, क्योंकि रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स से नॉर्मल आएगी। अब टुवर्ड्स से नॉर्मल आएगी तो ये चली जाएगी नॉर्मल की साइड, ये ऊपर चली जाएगी, ये यहां गई। और दूसरी जो है ना, दूसरी सेंटर से गुजरती है, लेकिन ये आपस में मिलेगी नहीं। जब आपस में मिलेगी नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, हालांकि जैसे आपने वो पढ़ा ना कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो भी डाइवर्जेंट है ना, उसमें डाइवर्ज हो जाती है लाइट रेस। तो आप ये कहते हैं कि जहां पे लाइट हमारी जो इंसिडेंट होती है वो जाके मिलती है, तो मिलने पर वो क्या बनाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमेज बनाती है। हालांकि ये तो मिली नहीं, जो डाइवर्जेंट मिरर है, जो डाइवर्जेंट लेंस है, उसमें तो रेज मिलती नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि एक इमेज जो बन रही है वो है कहां पे। ठीक है, तो ये हमने पीछे ले आए और पीछे इस तरह इसको प्रोड्यूस करके एक पॉइंट पर मिली, तो जहां जहां ये मिली वहां वहां हमने क्या किया, ज्वाइन किया एक पॉइंट से और वहां एक इमेज बन गई। वो जो इमेज होगी ना, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो हमें चीज बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब इस सब जानकारी के बाद हम ये जानेंगे कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि एक्सप्लेन करने के बाद ये समझाता हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, देखो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है रेशो। ये किसकी रेशो, ये वो रेशो जो एंगल ऑफ ये ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल बना ना, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ये इमेज, वो बीटा बना। तो अब ये रेशो कौन सी होगी देखो, रेशो में सबसे पहले हम एंगल वो लेंगे जो इमेज ने बनाया। ठीक है, रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जब रेशो लोगे, यानी इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, तो जो भी आपके पास आएगा ना वो क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी, बट अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग, वी नाउ दैट, ये आपने लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। वी नाउ दैट जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर यानी कि जो m से डिनोट करते हैं इसको हम, वो होती है बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखो ये एंगल बहुत छोटा है, क्यों एंगल बहुत छोटे हैं, अपर्चर स्मॉल होने की वजह से एंगल बहुत छोटे हैं। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है पता है आपने? वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था जहां पे वैल्यू शुरू होती है कहीं 0 से, है ना, 30 पे भी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर साइन 30 की भी देखें फिर भी 1 को क्रॉस नहीं करती है, मैक्सिमम 1 आ रही है। 1 से बड़ी वैल्यू 2/1, हाँ किसी कोसेकेंट थीटा में 2/1 होगी, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू तो आपने देखी नहीं गई। ठीक है, 1/3 या 3/1 देखी कहीं नहीं, 2/3 देखी होगी, 2/√3 ऐसे इस टाइप की, यानी कि मैक्सिमम जो है ना साइन की वैल्यू भी 1 तक ही रहती है, साइन की वैल्यू 1 रहती है लास्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वैल्यूज को कम कर देते हैं। ठीक है ना, सिंस एंगल स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के लिए मैं इस हर एंगल को tan थीटा मान लेता हूं। ठीक है ना, क्योंकि एंगल स्मॉल है, सो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा और बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, ये हम लिखते हैं सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, सिंस द एंगल्स आर स्मॉल। देखो एंगल स्मॉल है, मतलब ये नहीं कि इमेज जो है ना लास्ट पे बनी वो स्मॉल है। इमेज स्मॉल होना और एंगल का स्मॉल होना फर्क होता है। ये एंगल छोटे छोटे हैं, ये बनी किस वजह, ये लेंस की वजह से बन रही है इमेज बड़ी बड़ी। ठीक है, लेकिन एंगल तो बहुत स्मॉल है। ठीक है, देखो सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली, एंड बीटा इज इक्वल टू, वो भी इज इक्वल टू नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा।
tan बीटा, एक tan अल्फा tan बीटा। देखो जब अल्फा इसके इक्वल है, बीटा इसके इक्वल है, तो आप जहां जहां अल्फा है ना वहां पे tan अल्फा, जहां जहां बीटा है वहां पे tan बीटा लिख सकते हो। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं विच इंप्लाइज मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा की जगह tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हो। बट अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करो तो वहां पे इन रेशियोज को निकाला जा सकता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां ये अल्फा है, इसके लिए tan थीटा किसके इक्वल होगा? इसके लिए ये बीटा के लिए, बीटा जो एंगल है इसके लिए tan बीटा किसके इक्वल होगा? क्योंकि एंगल क्या है वहां पे? बीटा। जहां पे एंगल अल्फा है वहां पे tan अल्फा। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। एक ट्राइंगल ये छोटे वाली कर लेते हैं और एक ये देखो ये वाली ट्राइंगल है, एक ये कर लो। कौन सी? इसको नाम दे देते हैं A1 दे दो इसको। ठीक है, एक ये वाली, हालांकि ये बीटा एंगल, देखो इसको आप नाम दे सकते दो तरीके से, A'(C2B' इज इक्वल टू A'(C2B') बिकॉज एंगल इज सेम। ठीक है, ये इधर ले आओ या इधर ले आओ, तो एक पूरा ये एंगल जो बना वो किस तरह से बनेगा देखते हैं। ऑल्सो यहां पे देखें जरा, इस ट्राइंगल के अंदर A1C2A' इज इक्वल टू अल्फा, जहां पे अल्फा को हम tan अल्फा कह रहे हैं, तो tan अल्फा खुद से किसके इक्वल होगा? यहां पे आ गया एंगल, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं हम। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे ऑल्सो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी A1A', A1A' अपॉन ये बेस, बेस क्या है? A'(C2) या C2A', जो भी आप लिखें, ये tan अल्फा की वैल्यू। इसी तरह से tan बीटा की लिखकर इसमें डाल देंगे हम मैग्नीफाइंग पावर के अंदर। ठीक है, tan बीटा एंड tan बीटा किसके इक्वल होगा? tan बीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे ये बीटा है, tan बीटा होगा, इसी ट्राइंगल को हम लेते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए, शायद कुछ कट जाए, तो ये होगा C2, पहले ये देखो ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल होने की वजह से ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री, तो ये बेस ऑब्वियस है, तो इसलिए हम लिखेंगे A'(B') अपॉन यहां पे वही C2A', क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में चाहे अल्फा का एंगल हो चाहे बीटा वाला एंगल की ट्राइंगल हो, तो दोनों में ये लाइन बिल्कुल सेम है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं C2A', इसको सेकंड, इसको थर्ड मानते हुए यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, सेकंड थर्ड फर्स्ट में यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, देखो m इज इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा पहले लिखो A'(B') अपॉन C2A', A'(B') अपॉन C2A', ये आ गया tan बीटा। अपान में लिखेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है? A'(A') अपॉन C2 A अपॉन A1A', अल्फा के लिए, अल्फा के लिए A1A', बिकॉज परपेंडिकुलर ये है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो ये आएगा A1A'। ठीक है, आपको इस चीज का पता है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D किसके इक्वल होता है? ऐसा हो अगर A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, A अपॉन B डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो इसका B अपॉन C, इस तरह से, और वही बात मैं यहां करने वाला हूं। ठीक है, ये आ गया A'(B') अपॉन C2A', डिवाइड साइन चेंज टू मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो गया C2A', अपॉन A1A', और ये कट गया C2A', सेम था, कट गया।
विच इज फर्दर इक्वल टू ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन A1 ए डबल डैश। क्या आप इसको एक ऐसा मैं नंबर लूं या एक ऐसी साइड लूं, सेम सेम से मल्टीप्लाई भी करूं और सेम सेम से डिवाइड भी कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पे क्या, हालांकि यहां देखो A1 ए डबल डैश, A1 बिल्कुल उसके इक्वल है जिसे ए बी है, तो इस पूरे की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं। तो लिख देते हैं ए डबल डैश बी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। अगर मैं ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई भी करूं, डिवाइड भी करूं, क्यों करूं उसका रीजन देने वाला हूं मैं 1 मिनट के बाद, लेकिन कर सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड कर दे, फर्क क्या पड़ना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज से मल्टीप्लाई करके सेम चीज से डिवाइड भी कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो यहां पे हम लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, नहीं, यहां पे इसको इधर ले आते हैं, हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 2 6 2 3 6 कम्यूटेटिव है, तो यहां पे हम कर सकते हैं ऐसा ही, ए डबल अपॉन ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, यहां पे ए डैश बी डैश बनेगा भाई मुड़ के मल्टीप्लाई यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन वो ए बी यहां पे आ जाएगा। फाइनल देखो ये वो इमेज है जो फाइनल थी, फाइनल इमेज अपॉन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल कौन सा, वो जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज बनी, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज बनी, बनी या नहीं बनी, ठीक है ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ए डैश बी डैश बनी और इस ए डैश बी डैश के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश बनी, तो बिल्कुल सही है। ये था क्या, ये एम था, ये देखो एम चलता आ रहा है, ये एम था। अगर मैं ए डबल डैश बी डबल डैश की बात करूं तो ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश करूं तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके लिए तो हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, हम मैग्नीफाई पावर, ठीक है, वो मैग्नीफाई पावर में हम एंगल सब्टेंड करते हैं, यहां पे ये भी तो मैग्निफिकेशन है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा m इज इक्वल विच इंप्लाइज m इज इक्वल टू, लेकिन देखो ये है I की वजह से जो काम हुआ, इस आई पीस की वजह से जो काम हुआ, क्योंकि इस जो देखो जो ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज बनी थी ना, वो इस लेंस ने बनाई, जो इमेज की वजह से यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है वो इस लेंस ने बनाई, इसलिए यहां पे मैं ए डबल डैश जो बनी है ना ये दोबारा बनी है, इसके लिए हम लिखेंगे एम ई मैग्निफिकेशन, लेकिन आई पीस की वजह से, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट की वजह से बनी, इसलिए मल्टीप्लाई एम ओ, एम ई और एम ओ क्यों आया पता चला, एम ई इस वजह से क्योंकि ये आई पीस की वजह से दोबारा इमेज बनी हुई है, ऑब्जेक्ट की वजह से ये इमेज बनी हुई है, ये ए डैश बी डैश, ये इमेज उस आई पीस की वजह से बनी थी, एम ई मैग्नीफाइंग पावर उसकी ये आ गई, ये उसकी आ गई दूसरी, ठीक है, अब ये समझ में आ गया, एम इज इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई एम ओ, अब एक ही वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, एम ई की वैल्यू ये थी, एम ओ की। अगर हम सिंपली पहले मैं ओ की बात करता हूं फिर उस ई की बात करूंगा, ठीक है, एम ओ इज नाउ, एम ओ क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, अब आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है वो अलग है, तो एम ओ किसके इक्वल होगा, यहां पे अभी लिखा हमने एम ओ है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश अपॉन ए बी। अब इस बात को जरा ध्यान से सोचना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बोला मैंने, हम अगर इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, इन दोनों की, किसकी, एक ए डैश बी डैश सी वन, ए बी सी वन, दोनों सिमिलर हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से तो सिमिलर होंगे, इसलिए ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी वन अपॉन ए सी वन, क्योंकि सिमिलर होने की वजह से इसकी जो रेशो होती है ना साइड्स की वो इक्वल हो, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी आपस में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां से ए डैश, क्योंकि ये बनी है ए डैश सी वन, ए डैश सी वन अपॉन ए सी वन विच इज इक्वल टू, जरा ये सोचो, ए वन से सी वन, ए डैश से सी वन, ये ए डैश सी वन
C1 है ऑप्टिकल सेंटर, A डैश है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज, ठीक है। इमेज से लेकर, मैंने कहा ना कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, और यहां पे ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस, अगर इमेज के डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो वो होगा VO, लिख देता हूं मैं, VO। अब देखो इसकी वजह से बन रहा है, VO क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की वजह से बनी हुई इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वजह से बनी हुई इमेज, ये इसकी वजह से नहीं है कि मैं माइनस लूंगा, आगे बनी है, आगे वालों को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, लेकिन जितने भी डिस्टेंस अलोंग द वो इंसिडेंट रहे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, अपोजिट थोड़ी है। अपोजिट तो ये ऑब्जेक्ट वाला है। अब आने वाला देखो, AC1 क्या है, AC1 ये डिस्टेंस पीछे है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ए पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होगा सेंटर तक, वो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U लिखेंगे, लेकिन यहां पे U0 लिखेंगे, UO लिखेंगे, ओवर ऑब्जेक्ट की वजह से बना, लेकिन साथ में एक माइनस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। विच इंप्लाइज MO किसके इक्वल होगा, MO इज इक्वल टू VO अपॉन माइनस का UO, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना सिर्फ ME और वैल्यू पुट कर देनी कहां पे, यहां M में, तो M फॉर मैग्नीफाइंग पावर निकल गई। इसका काम तमाम हो गया। अब बचा आई लेंस, आई पीस की बात करने वाले हम। अब वो इमेज की बात करें जो फाइनल इमेज होगी, ये वर्चुअल जो बनी है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से ME देखो, नाउ ME इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी। अब इसके लिए ट्राइंगल्स देखो कौन से लेंगे, ME, उसके लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये। तो ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, इस दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, जिस तरह से ये ली थी ना, ये भी आगे वाली ट्राइंगल्स ले लेते हैं। नहीं समझ आया? अच्छा, अगर नहीं पता चला तो ये देखो, ME किसके इक्वल था, A डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश। देखो A डबल डैश B डबल डैश, A डैश B डैश, इन दोनों के लिए सिमिलर ट्रायंगल कौन सी बनेगी, A डबल डैश B डबल डैश के लिए ये, A डैश B डैश के लिए ये। तो ये दोनों, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये, तो ये दोनों क्या होंगी, राइट एंगल और सिमिलर होंगी। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगी, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे आपस में, तो वो इक्वल होगी। तो हम ये लिखेंगे A डैश B डैश किसके इक्वल हुआ, A डबल डैश C2 और A डैश C2। पहले क्या लिखे, पहले A डबल डैश, ये ऑब्जेक्ट है ना, पहले किसी ऑब्जेक्ट की बात हुई, इमेज की, इमेज की हुई, तो पहले इमेज वाला लिखेंगे ना। फिर पहले इमेज वाला क्या है, इमेज वाला है A डबल डैश C2, हम लिखेंगे A डबल डैश C2 अपॉन A डैश B डैश। A डैश B डैश के लिए क्या है, A डैश C2, A डैश C2। अब जरा देखो A डबल डैश C2 का डिस्टेंस क्या है, A डबल डैश का फाइनल इमेज, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहां से C2 से पीछे है ना, तो C2 से पीछे है, हम इसको क्या ले सकते हैं, हाँ, मतलब ये, हाँ, VE लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसको, अपॉन A डैश C2, ये क्या है, A डैश C2 ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके लिए A डैश C2। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ही है UO, लेकिन माइनस वाला। जरा सोचो मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, दोनों माइनस से कट गए, ठीक है। ये हाँ U और, अच्छा UO नहीं, UE है ये, हाँ E इमेज के लिए बना, इमेज के लिए, आई पीस के लिए बना ना, इसलिए, ठीक है। तो V, बट एक बात याद रखना, ये जो VE बनी है ना, ये इसकी वजह से बनी है, और ये जो है ना, ये यहां से कितना दूर है पता, कम से कम ताकि हमें चीज अच्छे से दिख पाए। देखो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिसमें हम चीज को देख सकते हैं वो डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट। हाँ, दिस फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो इट इज इक्वल टू D, हम उसको D लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए विच इंप्लाइज ME इज इक्वल टू D अपॉन UE, इस D को माइनस लिख लो, पता क्यों, ये भी तो पीछे ही है, ये D पीछे है ना, तो D पीछे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, माइनस D अपॉन UE। इसको मान लो कोई इक्वेशन दे दो, या छोड़ो लास्ट में देख लेंगे इसको।
आपको पता है लेंस फार्मूला क्या है, ठीक है। वहां से M0 की बात करते हैं, वही M ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, हम इमेज की बात करते हैं, ठीक है। बस ये दोनों की वैल्यू को वहां पुट करने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब बस लेंस फार्मूला का यूज करके हम E का यूज करेंगे। E क्या आई पीस के लिए, ठीक है। नाउ 1/V, सुना ये V कौन सा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है, ME के लिए, ठीक है। लिख दो, नाउ फॉर आई पीस फॉर द पावर, कौन सी पावर, मैग्नीफाइंग पावर, कौन सी, ME, वी हैव, ये अगेन, ये पहले वाली चीज ME अलग सी थी, ये भी दोबारा फिर से निकाल रहे हैं, सेम है लेकिन इसकी वैल्यू भी निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर मैग्नीफाइंग पावर ME वी हैव 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, लेकिन इनकी जगह मैं E लिख दूं, ठीक है ना। आई के लिए, आई पीस के लिए सबके साथ E लिख दिया। 1/V, इसको हम लिख सकते हैं 1/ माइनस का D, 1/ माइनस का D, क्योंकि VE किसके इक्वल है, D माइनस D के। और यहां पे -1/UE का बिल्कुल सेम, 1/FE का बिल्कुल सेम। अगर हम चाहें तो सबको D से मल्टीप्लाई कर देते, सबको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, D/-D माइनस D/UE, D/FE, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किया क्यों, D कट जाएगी, आंसर कितना, -1 माइनस D/UE, ये D/UE क्या होगा, D/UE माइनस का ME, तो इसको हम ME लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, यहां पे जो माइनस है मैं प्लस लिख दूं तो क्यों, क्योंकि ये माइनस है, वो भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू D/FE, बस यहां पे क्या करना है, D/UE, M में डालो, यहां से देखो ना ME, इसको पार ले जाओ ना, इसको पार ले जाओ, ME निकालो। देखो ME किसके इक्वल होगा, ME माइनस का माना है यहां के +1/D/FE, ठीक है। ये ME की फाइनल वैल्यू है। ME भी हो गया, MO भी हो गया, तो डालो किसमें, M में, ठीक है। इन सब वैल्यूज को हम M में यूज करते हैं, यूजिंग MO एंड ME इन किसमें, M में। हमें मिलेगा M इज इक्वल टू क्या, ME की वैल्यू अभी लिखी है 1 + D/FE, 1 + D/FE, और साथ में मल्टीप्लाई MO क्या है, MO भी निकाला, ये VO/-0, VO/UO, लेकिन माइनस वाला, और इसकी वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, M इज इक्वल टू माइनस का VU 1 + D/FE, ये फाइनल वैल्यू है। और यही है ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या करना, सबसे पहले एंगल को लेट करना इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपके पास मैग्नीफाइंग पावर M आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू लगानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, उसकी वैल्यू लगानी, यहां पे M आ जाएगा ME + MO। वहां पे क्या करना है, आपने MO की वैल्यू अलग से लेनी, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। उसके बाद ME बचा, तो ME के लिए ये लिखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, जहां VE था वहां पे D लिखा। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि पीछे था। तो जितने भी बैकवर्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, पोल के अपोजिट वाले वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो इन सब वैल्यूज को पुट किया मैंने लेंस फार्मूला में, ये लेंस फार्मूला है, लेकिन E के लिए स्पेशली है इसलिए मैंने E लिखा, ठीक है। यहां पे क्या किया, VE की जगह D लिखा क्योंकि VE की जगह D है, वहां पे D लिख दिया। क्यों -D लिखा, -D इसलिए क्योंकि VE की जगह -D था, उल्टा है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो -D, -1/UE का बिल्कुल सेम FE, सबको D से मल्टीप्लाई किया तो D करने पर यहां -1 बचा, और माइनस का माइनस, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये खुद से माइनस है, UE ये खुद से माइनस था, ये वाला D के बाद। अच्छा ये माइनस में प्लस हो गया, इक्वल D/FE, D/FE, -1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो ये बन गया ना ME की वैल्यू। ME भी हो गई, MO भी हो गया, दोनों की वैल्यू को पुट किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
टेलीस्कोप क्या है, व्हाट्स अ टेलीस्कोप, और उसके लिए भी हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे।